नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। एनएसजी की सदस्यता के लिए भारत के समर्थन में कई बड़े देश। अमेरिका ने किया आम राय की अपील। चीन का कड़ा विरोध। 24 जून को होगा फैसला। उड़ता पंजाब में बेवजह काटछाट पर हाईकोर्ट का ऐतराज। कहा दर्शक समझदार, सेंसर बोर्ड का पंजाब को बदनाम करने की साजिश का आरोप। सोमवार को हाईकोर्ट का होगा फैसला। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए 5 राज्यों में चुनाव कल। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश समेत कई जगहों पर मुकाबला दिलचस्प। जयराम रमेश, वेंकैया नायडू, बीरेंद्र सिंह समेत कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला। उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनावों में 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी की शानदार जीत। बीएसपी का 2 सीटों पर कब्जा। बीजेपी और कांग्रेस को एक-एक सीट। काबुल में भारतीय महिला कर्मचारी का अपहरण। सुरक्षा एजेंसियों का तलाशी अभियान जारी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दिया सुरक्षित रिहाई का भरोसा। और आइए देखते हैं पहली खबर। ऑस्ट्रिया के वियना में 48 देशों के परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की बैठक में भारत को संगठन में शामिल करने को लेकर भारी समर्थन मिला है। अमेरिका, स्विट्जरलैंड, मैक्सिको समेत कई देशों ने भारत की सदस्यता का समर्थन किया है। हालांकि चीन ने एनएसजी में भारत को शामिल करने का विरोध किया है और वो इसके लिए दूसरे देशों का साथ लेने का प्रयास कर रहा है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में गुरुवार को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप यानी एनएसजी के सदस्य देशों की बैठक हुई। भारत को एनएसजी की सदस्यता देने को लेकर स्विट्जरलैंड, अमेरिका और मैक्सिको समेत ज्यादातर देशों का सहयोग मिला। वहीं चीन ने भारत का विरोध किया है। चीन का तर्क है कि भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इस मुद्दे पर तुर्की, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रिया चीन के साथ खड़े हैं। चीन की पूरी कवायद पाकिस्तान को इस ग्रुप में शामिल करने को लेकर है। पाकिस्तान ने भी एनएसजी पर भारत को मिलते समर्थन और गैर भेदभावपूर्ण नजरिए पर सवाल उठाया है। पहले एक और एक्सेप्शन जो 2008 में हुई थी दोबारा नहीं होनी चाहिए इंडिया के लिए, और एक क्राइटेरिया बनना चाहिए तमाम एनएसजी जो नॉन एनपीटी स्टेट्स हैं उनके लिए न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप को शामिल करने के लिए, और उसके बाद इंडिविजुअल एप्लीकेशन आने चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि हम इसमें कामयाबी होगी। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी ने समूह के देशों को पत्र लिखकर भारत की सदस्यता के प्रश्न पर आम राय बनाने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने इसी हफ्ते स्विट्जरलैंड, अमेरिका और मैक्सिको की यात्रा की थी और तीनों देशों ने एनएसजी में भारत की सदस्यता का समर्थन किया है। आज हमने ये प्रमाणित कर दिखाया, वी हैव विंडिकेटेड आवरसेल्व्स। इसलिए दुनिया को लगता है कि भारत के साथ जुड़ के ही आगे के न्यूक्लियर कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा सकता है, और साथ ही साथ भारत की जो साख बनी है उससे सारे विश्व में एक विश्वास जागा है। लेकिन जानकारों का मानना है कि एनएसजी में सदस्यता का फैसला सर्वसम्मति से लिया जाता है। ऐसे में भारत की राह आसान नहीं है। ये इतना शायद आसान नहीं होगा, क्योंकि चीन का जो पोजीशन है वो काफी अभी स्लेटी है। चीन खुलेआम भारत को अपोज करेगा या समर्थन देगा, जैसे उन्होंने 2008 में भी किया था। यानी कि उन्होंने ज्यादा वीटो नहीं किया था, क्योंकि एनएसजी के सारे डिसीजंस सहमति या कॉन्सेंसस पे होता है। अब एनएसजी के सदस्य देशों की बैठक इस महीने दक्षिण कोरिया के सियोल में होगी, जहां भारत की सदस्यता पर फैसला किया जाएगा। भारत ने पिछले महीने ही एनएसजी सदस्यता के लिए आवेदन किया है। इससे परमाणु तकनीक की खरीद फरोख्त में भारत को बड़ी सहूलियत मिल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एनएसजी 48 देशों का एक ऐसा समूह है जो परमाणु सामग्री और तकनीक के प्रसार को रोकने के लिए काम करता है, और इसका मकसद दुनिया में परमाणु हथियारों की होड़ को रोकना है। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी एनएसजी की स्थापना मई 1974 में भारत के परमाणु परीक्षण के बाद की गई थी। पहली बैठक में यह स्वीकार किया गया कि कुछ देश जिनके बारे में माना जाता था कि उनके पास परमाणु हथियार बनाने की तकनीक नहीं है, वो इसे बनाने के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। एनएसजी 48 देशों का संगठन है जिसका मकसद परमाणु सामग्री और उसके उत्पादन में इस्तेमाल हो सकने वाली तकनीक, उपकरण
और सामग्री के निर्यात को रोकना या कम करना है। इसमें फैसले सर्वसम्मति के आधार पर होते हैं। सभी फैसले एनएसजी प्लेनरी बैठकों में होते हैं। हर साल इसकी सालाना बैठक होती है। एनएसजी की गाइडलाइंस परमाणु अप्रसार से जुड़ी कई संधियों के अनुकूल है। 1994 में स्वीकार की गई एनएसजी गाइडलाइंस के मुताबिक कोई भी परमाणु आपूर्तिकर्ता देश उसी वक्त ऐसे उपकरण दूसरे देशों को देने की अनुमति दे सकता है जब उसे इत्मीनान हो कि ऐसा करने पर परमाणु हथियार का प्रसार नहीं होगा। भारत ने भी परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में शामिल होने के लिए आवेदन दिया है। उसके परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं करने के चलते एनएसजी का एक धड़ा भारत को इसमें शामिल करने को लेकर संशय में है। इसमें तुर्की, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रिया और चीन शामिल हैं। वहीं भारत को अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, मैक्सिको, स्विट्जरलैंड जैसे देशों का समर्थन हासिल है। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में शामिल होने से भारत को एक परमाणु हथियार संपन्न देश के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल जाएगी। साथ ही वो अन्य सदस्य देशों के साथ मिलकर परमाणु मसलों पर नियम बना सकेगा। ऐसे में अगर भारत एनएसजी का सदस्य बनता है तो वैश्विक स्तर पर उसकी साख बढ़ेगी और वो एक विश्व शक्ति के रूप में स्वीकार किया जाने लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इस मसले पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं फॉर्मर एम्बेसडर मीरा शंकर। मीरा, स्वागत है आपका। हम सबसे पहले तो जिस तरीके की लॉबिंग इस बार हुई है और अभी भी चीन का जो रुख है, उसके बाद भारत का रास्ता कितना मुश्किल या फिर कितना आसान दिखता है? अभी मुश्किल दिखता है। मुश्किल दिखता है क्योंकि पिछली बार भी अगर आप देखें, जब 2008 में एनएसजी ने एक वेवर दिया था भारत के लिए, क्योंकि एनएसजी के मुताबिक तो कोई व्यापार नहीं कर सकता ऐसे परमाणु मटेरियल्स में ऐसे देश से जिसने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का दस्तखत नहीं किया है। तो उसके लिए एक वेवर दिया गया कि नहीं, भारत के साथ आप कर सकते हैं, जबकि भारत ने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे दस्तखत नहीं किया है। तो उस समय भी कई छोटे देश थे जो विरोध कर रहे थे, यही जो अभी भी कर रहे हैं। और पहले चीन नहीं बोल रहा था कुछ और इनके कंधों से गोली चला रहा था। बाद में जब इनको समझाया गया और ये इन देशों ने अपना वो विरोध हटा दिया, तो चीन आगे आया कि नहीं होना चाहिए ओपनली। फिर उसने भारत ओपनली फिर जो है प्रेसिडेंट बुश ने फ़ोन उठा के हू चिनटाओ से बात करी और कहा कि इसको करना ही है, और फिर वो चीन ने दखल नहीं दी। अब की बार ये है कि चीन सबसे पहले ही आगे आ गया है और विरोध खुलेआम कर रहा है। मतलब, और एक सैद्धांतिक तौर पे कर रहा है कि ये जिसने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे दस्तखत नहीं किया है उसको एनएसजी का सदस्य नहीं बनाना चाहिए। एक तो ये, और दूसरी ओर पाकिस्तान से एक एप्लीकेशन भी डलवा दी है कि अगर भारत के लिए करते हैं तो बाकी देशों के लिए भी करिए जो एनपीटी से बाहर हैं, यानी कि टेक्निकल तौर पर भी। हाँ, तो दोनों तरफ से चीन ने इस मामले को एक दखल दी है। और अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा कि वो तैयार है इसको हटाने के लिए। और खासतौर पर जो इसका प्रोविजन है, मैं उसको जानना चाहूँगा। आम सहमति ही एक रास्ता है यहाँ पर, या फिर वोटिंग या फिर इस तरह से? नहीं, वोटिंग नहीं होती, आम सहमति से ही निर्णय लिए जाते हैं। पर ये है कि अगर बाकी छोटे जो देश हैं जैसे ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, आयरलैंड, टर्की, इनको समझाया जाए और भारत इनके जो भी डाउट्स हैं उनको साफ करे, तो फिर मेरे ख्याल से चीन अकेला नहीं रहना चाहेगा। और अकेले होने पे थोड़ा फिर बातचीत जारी हो सकती है। आप कह रहे हैं कि लॉबिंग भारत को करनी चाहिए छोटे देशों को अपने साथ लाने के लिए। जो चीन के साथ हैं अभी या भारत का विरोध कर रहे हैं, उनको समझाना चाहिए और अमेरिका को भी करना चाहिए। मिलके ही पिछले बार भी किया था, यूएस ने, भारत ने और जर्मनी ने। मैं वहाँ पे एम्बेसडर थी और जर्मनी उस समय चेयर था एनएसजी का। तो
कुछ रास्ता निकाला था हम लोगों ने कि कैसे इन देशों को मनाया जाए। जी। दूसरा ये है कि इस समय यूएस की जो दुनिया में स्थिति है चीन के रिलेटिव, वो थोड़ी इतनी मजबूत नहीं है जो 2008 में थी। मतलब रिलेटिव डिक्लाइन हुई है, चीन का रिलेटिव चीन थोड़ा ऊपर आया है। और तीसरा ये भी है कि उनके रिश्ते भी उतने बुलंद नहीं हैं इस समय जो 2008 में हुआ करते थे। तो ऐसे में भारत के लिए कहें कि फिलहाल लॉबिंग ठीक है, हम जो चर्चा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन उससे आगे का रास्ता चीन से भी बातचीत करनी पड़ेगी हमें। और ऐसा नहीं है कि भारत के पास कुछ लीवरेज नहीं है। चीन के भी अर्थव्यवस्था आजकल थोड़ी डगमगा रही है और उनको भी मार्केट्स की ज़रूरत है, क्योंकि जो उन्होंने इतनी ज़्यादा फैक्ट्री वगैरह लगा ली हैं। पहले ये खूब भेजते थे बाहर सामान, यूरोप को, यूएस को। अब वो मार्केट्स जो हैं इतना नहीं ले पा रही हैं, क्योंकि वहाँ अर्थव्यवस्था भारतीय बाजार जो है उस लिहाज से भारत वहाँ पर नेगोशिएट करे और उनको तैयार करे अपने। हाँ, मतलब और भी तरीके से चीन को भी भारत को चीन से भी बातचीत करनी पड़ेगी और यूएस के साथ मिलके ये बाकी देशों के साथ, चीन के साथ भी बातचीत करनी पड़ेगी। तो मणिशंकर जी, बहुत शुक्रिया इस अहम मसले पर बातचीत करने के लिए आपका। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। कलम गवाह है में इस बार मुलाकात जानी मानी लेखिका और वरिष्ठ संपादक शीला झुनझुनवाला से। वहाँ पर ये माहौल था कि अगर भारती जी किसी को अपने कमरे में बुलाते थे तो उसको पहले से ही वो हनुमान चालीसा पढ़ते हुए जाता था। इंदिरा जी को मैंने बहुत ही सहृदय पाया वैसे, तो मैंने एक बात ये देखी कि उनमें निर्णय लेने की अपूर्व क्षमता थी। कलम गवाह है श्रेष्ठ संपादकों से संवाद, सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। 7 राज्यों में राज्यसभा की 27 सीटों के लिए कल चुनाव होगा। इन सभी राज्यों में 10 सीटों से अधिक उम्मीदवार होने से मुकाबला दिलचस्प है। हरियाणा कांग्रेस ने निर्दलीय उम्मीदवार आर.के. आनंद के समर्थन का फैसला किया है। कर्नाटक में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए शनिवार को मतदान होगा। चुनाव आयोग ने चुनाव रद्द करने की मांग खारिज कर दी है, लेकिन वोटिंग के लिए पैसा लेने के आरोपी 4 विधायकों के खिलाफ मामला दर्ज कर सीबीआई जांच की सिफारिश की है। यहां 4 सीटों के लिए 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। कांग्रेस ने जयराम रमेश, ऑस्कर फर्नांडिस और केसी राममूर्ति को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने निर्मला सीतारमण और जेडीएस ने बीएम फारूक को टिकट दिया है। तीनों ही पार्टियों को अपने सभी उम्मीदवार जिताने के लिए अतिरिक्त वोटों की जरूरत है। पहले से भी यहाँ के गवर्नमेंट की स्टैंड और हमारे कांग्रेस पार्टी की स्टैंड एक ही थी। दूसरे पार्टी भी का यही स्टैंड था। चंद पार्टियां ये चाहते थे कि इसको पोस्टपोन करा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सही डिसीजन लिया। जल्द से जल्द जांच हो, जांच होने के बाद जो गुनहगार है, जो गलत किया है, उनको सजा हो। They have taken decision to postpone this election, then giving direction to CBI or put any FIR, it will be accepted. But I don't know the dual kind of attitude taken by this election commission. It is very surprising. मध्य प्रदेश की 3 सीटों के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी ने एमजे अकबर और अनिल माधव दवे को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने विवेक तन्खा को उतारा है। वहीं बीजेपी एक निर्दलीय उम्मीदवार विनोद गोटिया को समर्थन दे रही है। बीएसपी ने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया है। हमारे पार्टी का ये निर्णय है, कांग्रेस को कहीं भी हम वॉक ओवर नहीं देंगे। चुनाव के मैदान में हमने निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन दिया है। भारतीय जनता पार्टी सुचिता में विश्वास रखती है। उधर हरियाणा में 2 सीटों के लिए बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह को उतारा है।
पार्टी जी समूह के सुभाष चंद्रा का समर्थन कर रही है। वहीं INLD ने वकील RK आनंद को मैदान में उतारा है। इससे दूसरी सीट के लिए मुकाबला तय है। इस सारे मामले को कांग्रेस अध्यक्षा पर छोड़ा जाता है और सारे तथ्यों को संज्ञान में लेकर यह फैसला लिया गया कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए ये शायद जरूरी है कि श्री RK आनंद को समर्थन दिया जाए। उत्तर प्रदेश में 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। यहां से निर्दलीय उम्मीदवार प्रीति महापात्रा ने आखिरी वक्त में पर्चा भरा। प्रीति को बीजेपी समेत कई निर्दलीय विधायकों का समर्थन हासिल है। इससे चुनाव की नौबत आ गई है। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार कपिल सिब्बल को भी जीतने के लिए अतिरिक्त वोटों की जरूरत है और कांग्रेस को BSP के अतिरिक्त वोट मिलने की उम्मीद है। राजस्थान में भी 4 सीटों के लिए मुकाबला दिलचस्प है। बीजेपी ने यहां संसदीय कार्य मंत्री M वेंकैया नायडू समेत 4 उम्मीदवारों को उतारा है। निर्दलीय उम्मीदवार कमल मोरारका को कांग्रेस, नेशनल पीपल्स पार्टी और कुछ निर्दलीय समर्थन कर रहे हैं। बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवार मोरारका दोनों को जीत के लिए अतिरिक्त वोटों की जरूरत है। लीना शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव में बीजेपी को झटका लगा है। पार्टी ने 2 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन एक ही उम्मीदवार जीत सका है। आज 13 सीटों के लिए वोटिंग हुई। सत्ताधारी समाजवादी पार्टी के 8 उम्मीदवार जीत हासिल कर पाए। BSP के 3 उम्मीदवार विजयी हुए हैं, तो कांग्रेस ने 1 उम्मीदवार उतारा था और उसको भी जीत हासिल हुई है। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन सदन में जमकर गतिरोध हुआ। कार्यवाही की शुरुआत में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने टैंकर घोटाले का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच रिपोर्ट सामने आने के बावजूद दिल्ली सरकार ने FIR तक दर्ज नहीं करवाई। वहीं केजरीवाल सरकार का कहना है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उनके पास नहीं है। उन्होंने नगर निगम के मुद्दे पर बीजेपी पर पलटवार भी किया। केजरीवाल ने कहा कि पार्षदों को 50% से भी ज़्यादा रकम चुकाई जा चुकी है और बावजूद इसके कर्मचारियों को तनख्वाह तक नहीं दी जा रही। फिल्म उड़ता पंजाब को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में बहस पूरी हो गई है और इस मसले पर सोमवार को कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। सुनवाई के दौरान कोर्ट में दोनों पक्षों ने अपने तर्क दिए। वहीं अदालत ने सेंसर बोर्ड से इस मामले को बेवजह तूल न देने की बात कही। उड़ता पंजाब फिल्म पर बॉलीवुड और सेंसर बोर्ड के बीच जंग तेज हो गई है। शुक्रवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान अनुराग कश्यप के वकील ने बताया कि उनकी फिल्म नशे की लत के खिलाफ संदेश देती है। वहीं सेंसर बोर्ड ने इसे पंजाब को बदनाम करने की साजिश बताया। बोर्ड ने यह भी कहा कि फिल्म में कई आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जिस पर कैंची चलना जरूरी है। हमारी तरफ से हमने जो आर्ग्यूमेंट करनी थी कर ली है। डिस्क्लेमर हम एडिशनल डालने के लिए तैयार हैं। उसमें यही है कि हमने ड्रग अब्यूज के लिए कोई प्रोपिगेशन नहीं किया है। इनफैक्ट ये पिक्चर कड़ी निंदा करती है ड्रग अब्यूज की। तो यही हम लोग ने आर्ग्यू किया है। अभी मंडे को जजमेंट होगा और उसके बाद देखा जाएगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बोर्ड से कहा कि आज के दर्शक समझदार हैं और उनके पास विकल्पों की कमी नहीं। कोर्ट ने विवाद को बेवजह का प्रचार बताया। वहीं सेंसर बोर्ड ने एक बार फिर आरोप लगाया कि इस विवाद में राजनीतिक दल ने फंडिंग की है। इस मामले में फिल्मकार अशोक पंडित ने पहलाज निहलानी पर मामले को सियासी रंग देने का आरोप लगाया। तोहमत लगाना, मतलब जिस तरीके से पॉलिटिसाइज हो गया इशू, मैं उसका भी खंडन करता हूँ। ये गवर्नमेंट का इसमें कोई हाथ नहीं, क्योंकि अगर गवर्नमेंट का हाथ होता और अगर पॉलिटिकल इशू होता ये, तो फिर इस फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज नहीं होता और इसका कोई विजुअल बाहर नहीं आता। तो ये कहना और इस चीज को पॉलिटिसाइज करना और पॉलिटिकल पार्टीज को इसका फायदा उठाना, मुझे लगता है ये फिल्म के लिए भी हानिकारक है और हमारी इंडस्ट्री के लिए भी हानिकारक है। इस फिल्म पर सोमवार को फैसला आ सकता है। फिलहाल तो ये मामला बॉलीवुड और सेंसर बोर्ड के बीच आर पार की लड़ाई बन चुका है। एक तरफ फिल्म जगत से जुड़ी कई बड़ी हस्तियां बोर्ड के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सेंसर बोर्ड राजनीतिक साजिश के आरोप पर अड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केरल में 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर पाबंदी के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। NGT ने राज्य में भारी और हल्के डीजल वाहनों पर रोक लगाई थी। ये फैसला राजधानी तिरुवनंतपुरम समेत कोल्लम, कोच्चि, त्रिशूर, कोझिकोड और कन्नूर के लिए था। NGT की कोच्चि बेंच के आदेश को केरल राज्य सड़क परिवहन निगम ने चुनौती दी थी। 27 मई को हाईकोर्ट ने NGT के फैसले पर आंशिक रोक लगा दी थी।
पिछले 3 महीने में पहली बार औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आई है। अप्रैल में ये 0.8% घट गया। पिछले साल अप्रैल में ये 3% था। सबसे ज़्यादा गिरावट विनिर्माण और पूंजीगत सामानों के उत्पादन में दिखी। अप्रैल में विनिर्माण क्षेत्र में 3.1% की गिरावट आई। पिछले साल अप्रैल में ये 3.9% की दर से बढ़ा था। वहीं पूंजीगत सामान क्षेत्र में 24.9% की गिरावट आई है, जबकि ये एक साल पहले 5.5% की दर से बढ़ा था। उपभोक्ता सामान के सूचकांक में भी गिरावट है। इससे पता चलता है कि फिलहाल मांग कमजोर हो रही है। नेपाल ने कहा है कि चीन से बढ़ते रिश्ते भारत से संबंधों में बाधा नहीं है। भारत दौरे पर आए नेपाल के उप प्रधानमंत्री कमल थापा ने आज ये बात कही। 3 दिन के दौरे पर दिल्ली आए कमल थापा ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार को फिलहाल कोई खतरा नहीं है। हालांकि माओवादी नेता प्रचंड ने सरकार को समर्थन देने के लिए कुछ शर्तें रखी हैं। थापा ने आनुपातिक प्रतिनिधित्व और आबादी के आधार पर सीटें तय करने की मधेशियों की मांग मान ली है। वहीं राज्यों की सीमा फिर से निर्धारित करने के लिए संविधान में संशोधन पर उन्होंने जल्द फैसला लेने की बात कही। That we'll form a political committee. That political committee within 3 months will create a consensus and recommend for amendment in the constitution. We have agreed on that. So we would like to request the Madhesi political parties to come for dialogue and resolve this crisis at the earliest possible. अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से एक भारतीय महिला को अगवा कर लिया गया है। कोलकाता की रहने वाली शुद्ध डिसूजा अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ आगा खां फाउंडेशन के लिए काम करती हैं। उन्हें बीती रात आतंकियों ने तैमानी इलाके से अगवा किया। उनके साथ 2 और लोगों का अपहरण हुआ है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि डिसूजा की सुरक्षित रिहाई के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। स्वराज ने डिसूजा के परिजनों से फ़ोन पर बात की। आगा खां फाउंडेशन के मुताबिक अफगान सरकार ने भी जांच शुरू कर दी है। The embassy, Indian embassy in Kabul rang up at 1:30 this morning. Okay, and what did they say? They said that she's been abducted. They think that she's abducted. और कुछ और अहम खबरें संक्षेप में। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नई प्रिंट मीडिया विज्ञापन नीति तैयार की है। इसका मकसद पत्र पत्रिकाओं को विज्ञापन देने में ज्यादा पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है। सीबीआई ने लगातार दूसरे दिन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से पूछताछ की। उनसे ज्ञात स्रोतों से ज्यादा संपत्ति जुटाने के बारे में पूछताछ हुई। वीरभद्र सिंह पर 2009 से 2012 के बीच केंद्रीय मंत्री रहते हुए 6 करोड़ से ज्यादा की चल संपत्ति जुटाने का आरोप है। 30 हजारी कोर्ट ने डेनमार्क की महिला से गैंगरेप के मामले में 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि दोषियों की इस हरकत से देश का नाम खराब हुआ है। दिल्ली पुलिस ने अलकायदा के 17 संदिग्ध सदस्यों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। इनमें अंजार मसूद का नाम भी शामिल है, जिसमें कई आतंकी हमलों में शामिल होने के आरोप में जनवरी में गिरफ्तार किया गया था। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के दलित प्रोफेसर श्रीपति रामदू ने विश्वविद्यालय में प्रतिकूल माहौल की बात कहते हुए पद से इस्तीफा दे दिया। प्रोफेसर विपिन श्रीवास्तव की प्रो वाइस चांसलर पद पर नियुक्ति का भी विरोध कर रहे थे। हाल ही में हैदराबाद विश्वविद्यालय दलित स्कॉलर रोहित वेमुला की हत्या के लिए काफी चर्चा में रहा। शेयर बाजार शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन भी गिरावट यहां पर देखने को मिली। सेंसेक्स 127 अंक गिरकर 26,636 पर बंद हुआ और निफ्टी 33 अंक गिरकर 8,200 पर। बांग्लादेश में शुक्रवार को हिंदू आश्रम कर्मी की हत्या का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक पबना के हिमायतपुर में आश्रम में काम करने वाले नितरंजन पांडे पर उस वक्त हमला हुआ जब वो सैर के लिए निकले थे। हमलावरों की तलाश की जा रही है। मालदीव में राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन की हत्या की साजिश रचने के लिए पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदीब को 15 साल की सजा सुनाई गई है। अदीब को पिछले साल राष्ट्रपति की स्पीड बोट में बम रखने के मामले में दोषी पाया गया है। तालिबान प्रमुख मुल्ला अख्तर मंसूर पर पाकिस्तान में अमेरिकी ड्रोन हमले के लिए चीन ने एतराज जताया।
चीन ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान की समझौता का सम्मान करना चाहिए। चीन के विदेश मंत्रालय के मुताबिक पाकिस्तान ने आतंकवाद के खात्मे के लिए काफी प्रयास किए हैं। साकेत मिनेनी रियो ओलंपिक में रोहन बोपन्ना के जोड़ीदार होंगे। बोपन्ना ने शुक्रवार को उनका चुनाव किया। उन्हें अपने जोड़ीदार के रूप में लिएंडर पेस समेत 4 खिलाड़ियों में से एक को चुनना था। बोपन्ना पुरुष डबल्स की रैंकिंग में टॉप 10 में शुमार होने के चलते रियो ओलंपिक में क्वालिफाई कर चुके हैं। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।